नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ बिरजू कुमार सिंह। आज हम बात करेंगे महागठबंधन की। महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा एक तरफ हो रहा था और दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल का दौरा पे पटना आए थे और पहले दिन उन्होंने तेजस्वी यादव के यहाँ डिनर पे गए। तो आपको बता दें कि जो महागठबंधन का दृश्य बन रहा है वो थिंक टेबल से उठकर अब डिनर टेबल तक आ गया है। एक तरफ पे शक्ति सिंह गोहिल उनके यहाँ डिनर तो पसंद करते हैं, लेकिन जब बात आती है मांझी जी के यहाँ चाय की तो कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाती है। उसके कल होके उनका मांझी जी के यहाँ चाय पे बुलावा था, वो उनके घर भी गए। जिस उम्मीद के साथ गए कहीं ना कहीं उनका उम्मीद पे पानी फिर गया। वो उम्मीद इस बात की कर रहे थे कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा है। वो ऐसा अनुमान लगा रहे थे कि उनके जाने से और उनके बातचीत करने से महागठबंधन के तमाम दल, जो भी दल हैं, आरएलएसपी हो, वीआईपी हो या आरजेडी हो या जीतन राम मांझी जी की हम हो, तमाम दलों में आपस में कोऑर्डिनेशन बैठ पाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मांझी जी ने साफ तौर पर कह दिया कि बिना कोऑर्डिनेशन कमेटी की कोई बात संभव नहीं हो, चाहे वो सीट शेयरिंग की बात हो या तेजस्वी यादव या यूँ कहे तो सीएम फेस की बात हो। तमाम मुद्दों पर बात कोऑर्डिनेशन कमेटी ही करेगी और कोऑर्डिनेशन कमेटी के बजाय कोई बात संभव नहीं है। आपको बता दें कि इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ हमारे भारत लाइव के संपादक नमन मिश्रा जी। सर, क्या लगता है महागठबंधन किस ओर जा रही है? चूँकि न इधर न उधर, न एनडीए की ओर इशारा कर रही है, यहीं पे रुकी हुई है, इतना समय दे रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, आज 10 तारीख है जी। आज महागठबंधन का 2019 वाले महागठबंधन का एक्सपायरी डेट है। मेरे हिसाब से मैं समझा सकता हूँ इस तरीके से। आज मांझी जी को कंपल्सिवली डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो करेंगे क्या। कल मुझे लगता है शायद मांझी जी उस बीमार व्यक्ति की तरह, बीमार मैं उनको बोल नहीं रहा हूँ, बीमार मैं शाब्दिक प्रयोग कर रहा हूँ उसका, बीमार व्यक्ति की तरह है जो इलाज जानता है, जो डॉक्टर भी उसका इलाज कर सकता है, लेकिन वो इलाज करने नहीं दे रहे हैं। वो एकदम चाह रहे हैं कि इस बीमारी को लेकर ही हो रहे हैं। अब इसके पीछे कारण हो सकता है, मैं बता दूंगा आपको कारण, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो थिंक टेबल की पॉलिटिक्स थी वो अब डिनर टेबल पे आ गई है। लेकिन जैसे परिवार में कोई विवाद हो जाता है ना, कि सुबह में कोई लड़ाई हो गई माँ और पिताजी के बीच में, तो सुबह से वो लड़ाई हर जगह आपको दिखेगा, बेडरूम में दिखेगा, बालकनी में दिख जाएगा, और अंत में रात में जब पूरा परिवार खाना खाने आता है तो जिस तरह से रोटियां फेंकी जाती है एक दूसरे की थाली में, पकड़ में आता है कि लड़ाई चल रहा है, वही हो रहा है एग्जैक्टली। डिनर टेबल पर तेजस्वी यादव के साथ जो राजनीति कांग्रेस की जिस स्मूथनेस के साथ हुई, वैसी स्मूथनेस यहाँ नहीं दिखी। मैं बता दूं आपको कि मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव ने होप छोड़ दिया है। उन्हें जीतन राम मांझी से कोई मतलब अब नहीं रह गया, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है इतने दिनों में कि जीतन राम मांझी के पास समस्या नहीं है, जीतन राम मांझी ही समस्या है, और इसीलिए उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया है। राजद ने इन सारी चीज़ों को ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया है, जगदानंद सिंह, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए जाने नहीं जाते हैं। अगर मांझी जी उनके साथ जिस तरीके से वो बात करेंगे, वो अपने तरीके से ही जगदानंद सिंह उस चीज़ को डील करेंगे, और इसीलिए मांझी जी उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने अपने यहाँ प्रखंड अध्यक्ष को तय कर दिया कि यही उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे। लेकिन देखिए, वहीं आप रालोसपा की बात देखिए, रालोसपा ने जो कमेटी बनाई है, कितनी अच्छी कमेटी थी, उस कमेटी ने बातचीत शुरू भी कर दी है। यानी रालोसपा भी समस्या में थी, लेकिन उसने अपने आप को सुलझा लिया, और मांझी जी सुलझाना चाहते नहीं। अब आपको बताता हूं मैं कि सुलझाना क्यों नहीं चाहते हैं। मांझी जी के पास अभी फिलहाल 3 ऑप्शंस हैं। एक तो वो जदयू में जा सकते हैं, कल भी गुलाम रसूल बलियानी ने उनको वेलकम किया है, अशोक चौधरी ने उनको वेलकम किया है, यहाँ तक कि श्याम रजक भी उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। मतलब जीतन राम मांझी के नीतीश कुमार के साथ जाने की संभावनाएं बहुत प्रबल है। लेकिन जीतन राम मांझी एक बात जानते हैं कि जब वो वहाँ जाएंगे तो नीतीश कुमार उनको क्वारंटीन में डाल देंगे। नीतीश कुमार की पार्टी में क्वारंटीन बहुत पहले चला रहा है। हाँ। जो नया व्यक्ति आता है उसको 1 साल के लिए क्वारंटीन में डाल देते हैं, और उससे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया जाता है। 1 साल जब वो टेस्ट होता है आदमी, तब उसके बाद उसको कोई पद मिलता है या कोई उसको जिम्मेवारी मिलती है। तब इतना समय तो मांझी जी के पास है नहीं, क्योंकि वो तुरंत नागमणि कुशवाहा की तरह उछल कर आएंगे, कहेंगे कि अब यहाँ से मन भर गया है, अब कहीं और चलते हैं। तो इनका ऑप्शंस क्या है मैं बता दूं आपको। इनके पास एक ऑप्शन तो है महागठबंधन में रहना, जिसके लिए बार बार ये कांग्रेस को प्रेशर डाल रहे हैं। इन्होंने देख लिया कि राजद अब इनकी बात सुनेगी नहीं,
कांग्रेस की मजबूरी यह है कि कांग्रेस चाहती है कि जो वोट परसेंटेज था नीतीश कुमार का 2015 के चुनाव में वो नहीं घटे, क्योंकि सबसे ज्यादा घाटा कांग्रेस को होगा इस बार। अगर कांग्रेस के विधायकों को पिछली बार अगर लालू और नीतीश का वोट मिला था तो इस बार नीतीश का वोट तो नहीं मिलने जा रहा है। इस वोट को कहीं ना कहीं से कंपनसेट करना पड़ेगा। अब राजद ऐसी पार्टी है कि वो दावा कर सकती है कि उसके वोटर वापस आ जाएंगे। 2019 में यादवों ने वोट कर दिया था भाजपा को, लेकिन इस बार सब तेजस्वी को वोट करेंगे। लेकिन कांग्रेस ये बात कह सकती है क्या कांग्रेस ये कह सकती है कि मेरा एक स्टॉक वोट है, MY समीकरण है या सवर्ण मुझे वोट करेंगे? कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो बिखरा हुआ है। अगर मैं कहूँ तो कैडर बेस्ड वोट है इनका। अगर इनके कार्यकर्ता और इनके कार्यकर्ता के परिवार के सदस्य ही वोट कर पाएंगे, और अगर ये गठबंधन में नहीं रहेंगे तो कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यही कांग्रेस समझ रही है। कांग्रेस सोच रही है कि कोई भी अगर समीकरण बन सके, चाहे जीतन राम मांझी के 5% वोट हो, 2% वोट हो, जो भी वोट हो उसे ले लिया जाए, छोड़ा नहीं जाए। कांग्रेस का इसमें इंटरेस्ट ये है। लेकिन जीतन राम मांझी के पास ऑप्शन और भी खुले हुए हैं। मैं बता दूं आपको कि जसवंत सिन्हा के माध्यम से बिहार में तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू हुई। बिल्कुल। और पप्पू यादव और जैसे दोस्ती दोनों के बीच में बढ़ी थी, आपको याद कीजिए, पप्पू यादव हो, नागमणि कुशवाहा हो, इन सभी लोगों ने दोस्ती बढ़ाई थी। अरुण कुमार भी बार बार कह रहे हैं कि किसी दलित को प्रोजेक्ट किया जाए CM कैंडिडेट के तौर पर, हम सब साथ देंगे। तो समझ लीजिए इनका इंटरेस्ट कहाँ है। ये सोच रहे हैं कि अगर मैं NDA और जो महागठबंधन है इसका हिस्सा नहीं बन सकता तो क्यों ना मैं तीसरे मोर्चे का CM कैंडिडेट ही बन जाऊं। और मैं क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं, पप्पू यादव तैयार हैं, अरुण कुमार तैयार हैं, जसवंत सिन्हा आए जरूर हैं बिहार में राजनीति करने, लेकिन ये कह देना तुरंत कि मतलब वो CM कैंडिडेट है, थोड़ा सा मुझे अतिशयोक्ति लग रही है। क्योंकि जसवंत सिन्हा बहुत बड़े कद के नेता हैं, वो इतनी जल्दी अपनी राजनीति छोटी नहीं कर लेंगे। लेकिन बिहार के संदर्भ में आप देखिए, जीतन राम मांझी के मन में सबसे बड़ी जो भावना हो सकती है वो क्या है? उन्होंने खुद कह दिया है, कुछ दिन पहले ही इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं एक बार CM बना था, मुझे बहुत दिन मौका नहीं मिला, एक बार और मौका मिलता तो मैं कुछ अच्छा करना चाहता था, कुछ चीजें जो चीजें मैंने सोच रखा था वो नहीं मैं कर पाया था। तो समझ लीजिए कि एग्जैक्टली बातें वही पहुंच रही नहीं कि उनके मन में यही चल रहा है कि एक बार और हमें महागठबंधन CM का फेस बनाए। बिल्कुल। देखिए कोई भी बिजनेस करता है तो वो सबसे पहले चाहता है कि एकदम डबल ट्रिपल मुनाफा हो जाए। फिर जब वो उतना नहीं हो पाता है तो व्यक्ति सोचता है कि चल ठीक है, जो लागत लगाई है उससे थोड़ा ज्यादा कमा ले, कुछ तो प्रॉफिट हो। और जब अंत में देखता है कि नहीं कुछ हो रहा है तो सोचता है कि जो पूंजी लगाई है वो तो वापस आ जाए। और जीतन राम मांझी तीनों ऑप्शंस अपने अभी खुले रखना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक समझदार व्यक्ति, खासतौर पर जब उनका नाम ही मांझी है तो बड़ा मुश्किल लगता है 3 नाव की सवारी करते उनको देखकर। और उनके राजनीतिक जो फ्यूचर होगा बिहार का वो सोचकर बड़ा अजीब लग रहा है फिलहाल, क्योंकि इतने नासमझ राजनीतिक नहीं है मांझी जी की राजनीति। जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार को अपने समय रखते अलग कर लिया था, भाजपा में इतने बड़े पार्टी के तौर पर वो गए थे और भाजपा ने उनको इतना सम्मान दिया था, और उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीति उनकी डाउन हिल ही जाती रही। उसके बाद वो नीचे ही गए हैं, ऊपर नहीं आ पाए हैं। अब हो सकता है कि शायद उनकी राजनीति का समय भी अब हो गया है ऊपर उठने का, और कुछ इसलिए दिमाग वो लगा रहे हैं। लेकिन एक बात है सर कि अभी उनका अल्टीमेटम एक के बाद एक उनका अल्टीमेटम रहा है, डेट भी आज खत्म हो गया। इसके बाद उनको आज कल वो अब मतलब जैसा कि उन्होंने कहा था कि इसके बाद हम आज़ाद रहेंगे अपने फैसले लेने को, महागठबंधन से बाहर जाने या कहीं भी किसी तीसरे मोर्चे की बात की जाए कहीं का भी। लेकिन इनके बाद अब उनको एक 7 दिन का समय मिल गया है लॉकडाउन, इनमें डिसीजन वो ले सकते हैं। देखिए पिछली बार भी जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया था मई में, मुझे याद है, वो अल्टीमेटम उनका इसलिए रुक गया था क्योंकि उस समय भी लॉकडाउन लग गया था। तो मांझी जी लॉकडाउन के भरोसे कितने दिन तक अपनी राजनीति खींच सकते हैं? मुझे लगता है कि कल मांझी जी कोई डिसीजन लेंगे। मैं इस बात को लेकर बहुत श्योर हूँ, क्योंकि अगर कल के कल वो डिसीजन नहीं लेते हैं और फिर अल्टीमेटम दे देते हैं या फिर लॉकडाउन के भरोसे इंतजार करते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत घातक हो जाएगा उनकी राजनीति के लिए। क्योंकि मैं बता दूं आपको कि अगर मांझी जी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनके लोग देख रहे हैं, तो मैं बता दूं कि उनको लेकर बिहार की राजनीति में बहुत ज़बरदस्त चर्चा हो रही है कि वो अब ना तो विचारधारा कोई मान रहे हैं और ना ही कोई उनकी राजनीतिक सोच स्पष्ट साफ दिख रही है। और ये बहुत घातक है ऐसे बड़े नेता के लिए। लेकिन ऐसा जिस तरह से महागठबंधन के नेता कहा जाए तो तेजस्वी यादव जिस तरह से उनके साथ ट्रीट कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि उनको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है आरजेडी में। निश्चित तौर पर साथ जो गठबंधन है, निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक जो डिसीजंस लिए हैं वो राजद के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने लिया, उन्होंने महागठबंधन के परिप्रेक्ष्य में कुछ नहीं लिया।
और मैं बस ये नहीं कहूँगा कि मांझी जी के लिए ये है, ये सारे दलों के लिए है, कांग्रेस के लिए भी है। कल ही आप देख लीजिए, कांग्रेस ने अपने आप को बड़ा बनाने के लिए एक बड़ी बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम कैंडिडेट कोई भी हो, अनाउंसमेंट कांग्रेस करेगी। हाँ, उन्होंने अपने को फ्रंट से लीड करने जैसा मतलब बोला। ये एहसास कराने का मतलब है कि मैं भी यहाँ हूँ, आप ही सारे डिसीजन को नहीं लेगा, आप ही सीएम बनिए। वो तो हमने कह ही दिया, कांग्रेस तो मानती ही है तेजस्वी यादव को सीएम। हाँ। बस ये अनाउंसमेंट जब तक राहुल गांधी सोनिया गांधी नहीं करते, हालांकि राहुल तब तक नहीं गांधी गांधी मैदान के मंच से पिछले लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने अनाउंस कर भी दिया था कि ये भी चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में लड़ा जाएगा और ये आगामी 20 के भी चुनाव हो तो तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन अभी जो स्थिति है कांग्रेस में, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि अभी फेस को लेकर कोई क्लियर उसके नहीं पीछे मैंने बताया, उसके पीछे भी राजनीति है। बिहार कांग्रेस के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो लोग हैं ऊपर की कुर्सी पर, वो आपस में ही द्वंद्व कर रहे हैं। वो सभी चाह रहे हैं कि चुनाव का वक्त है, अगर मदन मोहन झा को हटाकर उनको कमान मिल जाए तो बड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव का टिकट है, बहुत सारी राजनीति है, इन सब का फायदा उठाना चाहते हैं लोग। और इसी वजह से ये बयान आ रहे हैं। चाहे चिराग पासवान को महागठबंधन में लाने की बात हो, चिराग पासवान ने ना कभी फोन किया है, ना चिराग पासवान कभी संपर्क में रहे हैं, और ये बातें खुलकर मीडिया के सामने आई थी। वो इसलिए आई थी क्योंकि कहीं ना कहीं लोग नेता अपना कांग्रेस में कद बढ़ाना चाहते थे, और वो भी अब एक्सपोज हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, अगर चिराग पासवान को या रामविलास पासवान को बात ही करनी होगी तो कांग्रेस के और बड़े नेता हैं जिनको वो डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं। लेकिन अब ये अनुमान क्या लगाया जाए इसके बाद कि महागठबंधन में क्या कुछ होगा, क्योंकि जीतन राम मांझी न इधर जा रहे हैं न अपने अल्टीमेटम एक के बाद एक अल्टीमेटम देते हुए दिख रहे हैं। और ये तस्वीर जो दिख रही है महागठबंधन के अंदर, ऐसा तो नहीं लगता है कि जिस तरह से जेडीयू उनको ऑफर कर रही थी शुरू से, जो इंटरनल सोर्सेस हमारे जो हैं उससे जो खबरें आ रही है, नहीं तो खुले तौर पे ऑफर किया जा रहा है कि विलय करने की बात को लेकर। देखिए जीतन राम मांझी ऑप्शन नहीं है, अब जीतन राम मांझी के पास ऑप्शन है, जीतन वही उसी ऑप्शन के चलते तो वो मुझे लगता है कि अपनी राजनीति उन्होंने बहुत छोटी कर ली है क्या, जब आपके पास कई बार देखिएगा आप सीधे जा रहे हो किसी रास्ते पर, और जब रास्ता दो तरफ मुड़ जाता है तो अक्सर आपके ये चॉइसेस है आपके लिए, लेकिन आप रुक जाते हैं। बिल्कुल। और जीतन राम मांझी तो ये उनकी राजनीति और चॉइसेस की वजह से सोच विचार कर रहे, क्या चॉइसेस की वजह से रुक गई उनकी राजनीति। और आगे आपने जो बोला, मैं अंतिम बात बोल ही दूं उस पर, आपने कहा कि महागठबंधन का अब क्या होगा। तो देखिए, एक बात तो आप निश्चिंत रहिए, 2019 के जो महागठबंधन के प्रारूप की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं, वो तो कतई नहीं होगा। मेरी राजनीतिक समझ ये बता रही है कि 2019 का जो महागठबंधन था वो 20 में चुनाव नहीं लड़ेगा। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं परिस्थितियां ऐसी हैं कि महागठबंधन में 2-3 दल तो बढ़ ही रहे हैं। अब घटेंगे कौन कौन, इस पर भी बहुत बड़ा संशय खड़ा है। आप रालोसपा की बात जरूर हो रही है जगदानंद सिंह से, लेकिन रालोसपा की पूरी बात वो मानेंगे कि नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और अगर वो मान भी लेते हैं या फिर उनकी तरफ से कोई काउंटर ऑफर दिया जाता है, तो उसे रालोसपा मानेंगे कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इन सभी सवालों के साथ अभी कांग्रेस और राजद के बीच में भी एक बहुत बड़ी लड़ाई बाकी है। अब देखिएगा कि आने वाले जुलाई के दूसरे तीसरे हफ्ते के बाद अगस्त के दूसरे हफ्ते तक आप देखिएगा कि कांग्रेस और राजद के बीच में तलवारें खिंची रहेंगी, और रोज मीडिया की सुर्खियों में खबरें आएंगी कि कांग्रेस के फलाना नेता ने सीएम किसी को घोषित कर दिया, राजद ने उस पर जवाब दिया, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, सीटों को लेकर 50 सीटें मांगी जा रही हैं, उधर से 30 सीटों पर किया जा रहा है। ये सब कुछ होगा, आप देखते जाइए बस। मतलब कि ये टोटल मामला सीटों को लेकर, अगर सीट का डिसीजन हो जाएगा, महागठबंधन की परिपाटी बन गई है कि प्रेशर पॉलिटिक्स के बिना कोई बात किसी की सुनता नहीं सुनेगा। और यही जब आप अनुशासन ही बिगड़ेगा किसी समूह का, तो आप समझ लीजिए अनुशासनहीनता तो लास्ट तक चलती रहेगी। लेकिन कल पप्पू यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने कहा कि 40 सीट के बाद अगर किसी भी दल के साथ अगर हम गठबंधन करते हैं तो 40 के बाद समझौता कर सकते हैं, 40 के अंदर नहीं। तो क्या लगता है तीसरे मोर्चे के साथ उनका या मांझी जी, चूंकि पप्पू यादव और मांझी जी लगातार कुछ दिन पहले से आपस में बातचीत करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इधर नाराज हैं, हो सकता है कि यहाँ से निकल कर तीसरे मोर्चे के साथ आ जाए। पप्पू यादव की महागठबंधन में एंट्री को लेकर बहुत संशय है। मैंने कल भी अपने लोगों ने उसको गलत समझ लिया, मैंने जो हेडलाइन दिया था, मैंने सवाल पूछा था कि क्या तेजस्वी मान गए हैं। कई दर्शकों ने उस पर कमेंट किया कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता। मैं भी कह रहा हूँ ऐसा नहीं हो सकता है। तेजस्वी यादव जब तक मानेंगे नहीं तब तक पप्पू की महागठबंधन में एंट्री का कोई रास्ता ही नहीं बनता, कोई चांस ही नहीं बनता है। और यही सवाल मैंने पूछा था। मैंने कुछ संदर्भ बताए थे कि इन संदर्भों में चुनाव लड़ा जा सकता है। पप्पू यादव को 40, देखिए कई बार हमने देखा है, अब जो नई परिपाटी चली है राजनीति की, इसमें पोस्ट पोल अलायंसेस का फेज रहा है। हर जगह पोस्ट पोल अलायंस चल रहा है, और अब फ्रेंडली फाइट्स भी होंगी कई जगह पे। मैं कह रहा हूँ आपको,
हो सकता है कि पप्पू यादव कुछ सीटों पर चुनाव लड़े और राजद और कांग्रेस उन सीटों पर अपने प्रत्याशी न उतारे, हाँ ऐसा या उन सीटों को ट्रांसफर कर दिया जाए रालोसपा या जीतन राम मांझी को या मुकेश सहनी को। ये बहुत कुछ राजनीति के अंदर भी राजनीति होगी। अब देखिएगा इन सभी पे हमारी नजर है। और मैं जानता हूं कि पिछले चुनाव में भी ऐसी तैयारी की गई थी। सुपौल से और पप्पू यादव जहां से चुनाव लड़ते हैं, 2 जगहों से मधेपुरा से पप्पू यादव ने डिमांड किया था कि फ्रेंडली फाइट की जाए। या आपको याद होगा कि बेगूसराय में फ्रेंडली फाइट हुआ था, सीपीआई के कन्हैया कुमार गए थे और तनवीर हसन को उनके खिलाफ राजद ने उतारा था। तो ऐसा होगा इस चुनाव में। तो फ्रेंडली फाइट सबको कई जगह नजर आएंगे। कहीं ना कहीं उसका असर भी कन्हैया कुमार को मतलब उस पर दिखा था। कन्हैया कुमार बहुत अच्छा लड़ाई दे सकते थे, लेकिन जो 3 लाख 4 लाख वोट कटे हैं उसकी वजह से वो फाइट नहीं दे पाए गिरिराज सिंह को। तो सुन लिया आपने महागठबंधन पर क्या कुछ कहा नमन मिश्रा जी ने। और फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।